नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। 8 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है विपक्ष। विपक्ष की जो 8 पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है उसमें शामिल हैं जो नेता जिनके दस्तखत हैं, उनमें हैं बीआरएस के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ही भगवंत मान, आरजेडी के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। तो इन 8 विपक्षी दलों ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उसमें क्या बड़ी बातें हैं, सबसे पहले आपको ये दिखा दें हमें ग्राफिक्स के जरिए कि इसमें क्या कहा गया है। विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गए हैं। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बिना सबूतों के कथित अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये एक सियासी साजिश लग रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से देश के लोग खफा हैं। 2014 के बाद ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिन नेताओं ने बाद में बीजेपी का दामन थामा है उन पर कार्रवाई नहीं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा का सबने उदाहरण दिया है। 2014-2015 में शारदा चिटफंड घोटाले में जांच हुई, जांच सीबीआई ने की। बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच आगे नहीं गई। टीएमसी से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय पर नारदा मामले में जांच चल रही थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच आगे नहीं बढ़ी। केंद्रीय एजेंसियों ने अक्सर संदेह पैदा किया है। कई दर्ज मामले गिरफ्तारियों का समय चुनावों के साथ मेल खाते हैं। तो ये इस चिट्ठी में लिखा गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ अब बीजेपी ही कर रही है। सीबीआई पर पहले भी सवाल उठे हैं। आपको याद है 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सवालों से घिरती रही है पहले भी सीबीआई। और मई 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, तब कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। ये ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सीबीआई को सभी जवाबों से निपटना आना चाहिए। तो ये बातें जो हैं उस वक्त उठाई गई थी। और हम आपको बता दें इसलिए कि आज हम क्या सवाल उठा रहे हैं। जो 8 विपक्षी दलों की प्रधानमंत्री को चिट्ठी है, उसमें केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है विपक्ष। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वकील। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका अभिषेक मनु सिंघवी। मनीष सिसोदिया को बिना किसी आरोप के रखा गया है, अभी भी उनको बेल नहीं मिली है। तो विपक्ष ने जो एक तरह से एकजुट होकर उसमें चिट्ठी लिखी है, क्या कहा जा रहा है इसमें? दरअसल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर क्या विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख रहा है? देखिए नगमा, पहले तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा रोल मनीष सिसोदिया के वकील की हैसियत से जो मैं उनके लिए पेश हुआ हूं, और क्या रोल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 2 अलग भिन्न चीजें हैं और उनको मिक्सअप नहीं किया जाए। मैं बड़ा स्पष्ट शुरू में कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक औपचारिक रूप से जनसभा में लगभग 11,000 लोगों के सामने जो भाषण दिया था रायपुर में, जो मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी से 2 दिन पहले की बात है, जब कोई ऐसा कोई संदर्भ भी नहीं था, तब भी मैंने अपना निजी मत रखा था। और मैं आज उसको कांग्रेस की तरफ से अपना निजी मत आपको सुना रहा हूं जो मैं पहले रखा था, कि ये आवश्यक है कि इस देश में जब 39% मैक्सिमम वोट मिलता है मोदी जी को, तो जो बैलेंस, जो बाकी रिक्त 61% है, उसको कंसोलिडेशन करना अति आवश्यक है। यानी 80% या 90% उसमें से कंसोलिडेट होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। उसी दिशा में मैंने कहा था कि एक कानूनी कोएलिशन राजनीतिक कोएलिशन से पहले भी संभव है, और कानूनी कोएलिशन के 3 बिंदु हैं जो कि चिट्ठी में लिखे हैं। और ये मैंने रायपुर में पहले भी कहा था भाषण में, जैसे मैंने कहा सिसोदिया के, ये सिसोदिया से संदर्भ में रखता है, पूरे ओवरऑल संदर्भ में मायने रखता है। बिंदु नंबर 1, 2014 के पहले और बाद के आंकड़े 1000 या 5000% बढ़े हैं। अगर ईडी के केस पहले 10 थे तो बाद में 1000 या 10,000 हो गए। अगर आईटी के केसेस 5 थे तो 5,000 हो गए, इत्यादि। तो नंबरों का जो फर्क है 2014 और उसके बाद। नंबर 2, इसमें से 95%
प्रतिपक्ष विपक्ष के लोगों के विरुद्ध है। नंबर 3, अगर आप पहले विपक्ष में हो और बाद में आप किसी कारण बीजेपी ज्वाइन करो, कारण एक ही रहता है, तो आप उनकी लॉन्ड्री मशीन, उनकी धुलाई की मशीन के कारण एकदम सफेद हो जाते हैं। तो इन तीनों चीजों के कारण मैंने ये भी कहा था कि कानूनी रूप से एक सामूहिक याचिका होनी चाहिए सभी लोगों के द्वारा, और मैं अभी कानूनी कोalition की बात कर रहा हूं, गठबंधन की, न कि राजनीतिक, के कहा जाए कि भाई आपने इस पक्षपात वाले रुख से, इस नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड वाले रुख से एक प्रकार से गणतंत्र और लोकतंत्र पे आघात किया है, जो कि मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। अगर आप पक्षपाती रूप से विपक्ष के विरुद्ध ही सिर्फ ऐसे एक्शन लेंगे तो ये संभव है कहना कि मूल ढांचे पे आघात है। ये बातें मैं अभी भी मानता हूं और ये बातें मैं अपनी पार्टी में भी रखी हैं, और अंततः तो फिर निर्णय होगा उस पार्टी का। कुछ पार्टियों ने किया है, कुछ नहीं करेंगी, कुछ करेंगी बाद में, तो ये बातें तो मैं नहीं कह सकता इस वक्त। बिल्कुल, आपने एक बात साफ की कि आप अभी एक लॉयर की हैसियत से, मनीष सिसोदिया के काउंसिल की हैसियत से, और जो नेता के, कांग्रेस नेता का आपका रोल है, दोनों अलग अलग बातें हैं और मैं इसको रिस्पेक्ट करती हूं। आपने बताया कानूनी कोलिशन की बात। इस समय जो चिट्ठी गई जिसमें 8 विपक्षी दल हैं, उसको क्या सिर्फ एक कानूनी कोलिशन देखा जा सकता है? वो किस तरह का कोलिशन है जिसमें कि कांग्रेस अभी नहीं है? अगर आप बतौर एक कांग्रेस नेता देखें, आपने एक बात कही थी काउंसिल के तौर पे, बट कांग्रेस ने कंडेम किया इसको कि सीबीआई, ईडी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तो था, लेकिन दिल्ली में लोकल लेवल पर देखा गया कि कांग्रेस के नेता ही। देखिए, ये बात सही है। हाँ। इसमें देखिए, ये तो मेरा एक सुझाव था और ये शब्द तो मैंने इस्तेमाल किए थे सिर्फ झलकाने के लिए। मैं नहीं समझता कि चिट्ठी में ये बात का फर्क दर्शाया गया है। ये तो एक राजनीतिक बात है और राजनीतिक रूप से, सामूहिक रूप से रखी गई है, लेकिन इसका एक बड़ा सरल आधार है 2024 के लिए। और मैं सिर्फ इस चिट्ठी की बात नहीं कर रहा हूं, मनीष सिसोदिया की बात नहीं कर रहा हूं। 2024 में मोदी जी को कम से कम हराने, रोकने या एक शौक देने का एक बहुत अच्छा तरीका बड़ा सरल है। जो 61% लोग वोट करते हैं मोदी जी के विरुद्ध, उनको, उनके वोट को बंटवारे से रोकना, उसमें से 80 या 90% उस 61% के अंदर अगर आप विभाजन से रोकें तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए ये बात तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल आवश्यक है और इसके लिए हर आदमी को अपनी स्पर्धा, अपनी ईगो छोड़ के करना चाहिए। जहां तक इस चिट्ठी का सवाल है, मैं समझता हूं अलग अलग पार्टियों का, और मेरी पार्टी की बात नहीं है, बंगाल की बात है और प्रदेशों की बात है। एक तो होते हैं प्रादेशिक कारण, प्रादेशिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आत्मविरोधाभास होते हैं जी। कई होते हैं, और वो जरूर रहा होगा आपके विषय में, कई होते हैं और विरोधाभास। अभी तक कोई औपचारिक रूप से राजनीतिक कोलिशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि शुरुआत सही है और ये शुरुआत 2024 की, और मैं इसमें कोई विरोधाभास नहीं मानता कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पे बातचीत करें और एक गठबंधन की तरफ चलें, और फिर भी मैं आपसे प्रादेशिक स्तर पे स्पर्धा कर सकता हूं, प्रादेशिक स्तर पे मैं आपसे लड़ सकता हूं राजनीति। इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं, कई दशकों से हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी, इसमें जो ये चिट्ठी गई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह 2024 के लिए एक तरह की एकजुटता के लिए एक शुरुआत जैसी है, पर इसमें अभी कांग्रेस जो है वो एक सिग्नेटरी नहीं है, कांग्रेस का दस्तखत नहीं है, और कांग्रेस में कुछ विरोधाभास दिखे हैं से लेकर जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, या उसी बहाने ऑपोजिशन लीडर्स पर जिस तरह के हमले आप भी कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार एजेंसीज के निशाने पर रही है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो आजम खान हो, तो ज्यादातर विपक्ष के नेता ही टारगेट पर रहे हैं। क्या एजेंसियों का इस्तेमाल इसके लिए ही सिर्फ हो रहा? जी देखिए, दो चीजें हैं नगमा जी। नंबर एक, कांग्रेस ने बड़े स्पष्ट रूप से एजेंसीज के दुरुपयोग के बारे में भर्त्सना व्यक्त की है, कई बार की, मैंने खुद ने स्पोक्सपर्सन की हैसियत से कांग्रेस की तरफ से की है। साथ साथ कांग्रेस के जो, क्योंकि कांग्रेस सबसे मुख्य पार्टी है जो आपके साथ कई जगह स्पर्धा में है, कई पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई हैसियत नहीं जी। तो ये भी आपको आदर करना चाहिए उनकी, कांग्रेस की इस सोच को। आगे क्या होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये सोच भी मायने रखती है कांग्रेस के लिए, और इसलिए उन्होंने दो चीजें ली। अब आगे क्या होता है, मेरी कई और पार्टियों ने नहीं किया चिट्ठी में, 8 पार्टियों ने नहीं किया, पर इसलिए मैं व्यापक बात कर रहा हूं, उसकी तरफ कोई ना कोई अग्रसर होना आवश्यक है, नहीं तो इसका फायदा मोदी जी ही लेते हैं। और एक बड़ा सरल प्रश्न है, आपका
मुख्य शत्रु कौन है, प्रादेशिक प्रॉब्लम, प्रादेशिक प्रतिद्वंदिता, या आपके बाकी सब प्रॉब्लम्स, या राष्ट्रीय चुनाव 2024 जी। तो ये एक आपको कहीं ना कहीं चॉइस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं खड़गे जी का भी जो वक्तव्य आया है रायपुर में वो बड़ा स्पष्ट है कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि सामूहिक रूप से खड़े होकर 24 में लड़े। तो अग्रसर सब लोग उसी दिशा में है। दिल्ली के विषय में अलग अलग मत हो सकते हैं, उसको आप देखेंगे कैसे इवॉल्व होता है। आज तो बिल्कुल आप सही कह रहे, नहीं हुआ है। लेकिन इसको मान सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की 2024 की एकजुटता के लिए एक कदम है। हाँ, ये तो है, ये चिट्ठी से दर्शाया जाता है, लेकिन ये अभी आंशिक है और पार्टियां अपनी रणनीति सोचकर अलग अलग प्रदेश में, आखिर लोकल इकाइयों का भी बहुत महत्व होता है, उनको मत को लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सीधा घोषणा करते, लोकल इकाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब करते हुए दिशा और गति उस तरफ होनी चाहिए। बाकी जो डिटेल्स है वो तो पार्टी के अनुसार, हर प्रदेश के अनुसार फर्क पड़ेगा। अभी सही आपने कहा कि अभी तो ये इस समय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसी ओर सब लोग अग्रसर हैं, क्योंकि विपक्षी यूनिटी की जो बात होती है उसमें टीएमसी के साथ कांग्रेस का टकराव है, उसमें चंद्रशेखर राव की पार्टी के साथ भी कांग्रेस का टकराव है। तो ये भी देखा जा रहा है कि इसमें काफी काम बाकी है। अभिषेक जी देखिए, ये निश्चित होगा। आप अगर बैठी हैं एक ऐसी जगह पे जहां आपका कोई दायित्व नहीं है, अपने घर के एक कमरे के आगे, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी कोई भी वक्तव्य दे सकती है। अगर मैं बैठा हूं एक बड़े घर में जिसकी 5 कमरों में मेरा दायित्व है या मेरी हैसियत है, तो मेरा रुख निश्चित रूप से फर्क होगा और वो राजनीतिक रूप से सही है। अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए इकाइयों के स्तर पे एक सहमति बनानी पड़ेगी, पर इकाइयों के स्तर पे ये सहमति का मुख्य बिंदु होगा कि 24 का चुनाव एक अलग है और प्रादेशिक चुनाव या प्रादेशिक प्रतिद्वंद अलग है जी। और इस दिखने वाले विरोधाभास को, जो हमेशा विरोधाभास नहीं है एक्चुअली, उसको आपको समझाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा जी। उसमें समय लगेगा जी, समय लगेगा, लेकिन इस ओर अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी हमसे बात करने के लिए। और एक कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है विपक्षी एकता या एकजुटता के लिए। धन्यवाद आपका। तो 8 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। बल्कि इसमें गवर्नर के बारे में भी बात की गई है कि कई जगहों पर, कई राज्यों में गवर्नर्स भी जो हैं वो अपने काम को सही तरीके से शायद नहीं कर रहे हैं और जो सरकारें वहां पर हैं उनके काम में बाधा डाला जा रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राघव चड्ढा। राघव, जो ये चिट्ठी लिखी गई है, खुली चिट्ठी, इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दस्तखत है, भगवंत मान के दस्तखत हैं। कुल मिला के 9 लीडर्स और 8 ऑपोजिशन पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी से 2 लोगों ने इसमें साइन किया है। इसमें कहा गया है कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है जांच एजेंसियों के हवाले से। तो बहुत सारी मिसालें हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के रहे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई जांच एजेंसियों के द्वारा। संजय राउत शिवसेना के, आजम खान समाजवादी पार्टी के, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, और इधर अभी हाल में मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले के आरोप में इस समय उनके पर कार्रवाई हो रही है। पर यह सवाल हो सकता है कि अगर ये मामले हैं तभी तो कार्रवाई हो रही है, क्या ये पूरे के पूरे मामले फर्जी हैं? क्या ये आरोप सही है कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा? कैसे ये बात आप लोग कह सकते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये खुला पत्र है देश के प्रधानमंत्री के नाम पे, और ये खुला पत्र 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स और 1 सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने हस्ताक्षर करके इसे जारी किया है। ये 8 पार्टियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब दिग्गज नेता, और ये 8 अन्य प्रकार की विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पार्टियों की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती और शायद इसी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज ये वास्तविकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनका पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण यूपीए के दौर में भी देखा गया था, लेकिन एनडीए सरकार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में शासित सरकार के दौरान, तो ये ईडी, सीबीआई आज के समय बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहे हैं। अब बड़ा आपको मैं दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं। सीबीआई ने पिछले 9 सालों में जितने मुकदमे दर्ज कर रहे,
उनमें से 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, जिसमें आरोपी, जिसके अंदर अभियुक्त, जिसके अंदर अक्यूज्ड विपक्ष के नेताओं को बनाया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2004 से लेकर 2014, यानी कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तो महज 112 जगह रेड करी थी, छापे मारे थे और कार्रवाई करी थी। 2014 से लेकर 2022 के बीच में 2023 तक, पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3000 से ज्यादा जगहों पे रेडें करके अपनी सर्च एंड सीजर कंडक्ट करे। आप रेड तो कर देते हैं, लेकिन रेड करके मिलता क्या है? बात आती है कन्विक्शन पे, यानी कि आपने सबूत इकट्ठे करे, आपने पूरा एक मसौदा तैयार किया, फिर आप कोर्ट में गए और कोर्ट को आपने कहा कि इस शख्स को आप दोषी करार दीजिए। आपको मान के, आपको जान के अचंभा होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 0.05% से भी कम है। यानी कि तो अगर 100 लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो एक शख्स को भी ये लोग दोषी या कन्विक्ट नहीं बना पाते हैं। रेट इतना कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समय की एक तरह से बर्बादी है। उन लोगों को आरोप लगता है, उनको अदालत में ले जाया जाता है, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता। तो क्या ये समझा जाए, आप ये कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ टूल है परेशान करने के लिए, क्योंकि कन्विक्शन रेट इतना कम है? आप नगमा जी इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि उदाहरण के तौर पर मैं कुछ नेताओं के नाम देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा बड़े नेता हैं नॉर्थ ईस्ट के हिंदुस्तान के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमों पे पुण्य विराम लग गया। मैं दूसरे नेता का नाम लेता हूं, मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय भी बड़े नेता थे बंगाल के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे जो उन पे चल रहे थे सारे रोक दिए गए। और आगे चलते हैं, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे, जांच चल रही थी, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारे केसों में आज उन केसों को ठंडे बस्ते में डालकर उन्हें मुक्त कर दिया गया है। नारायण राणे महाराष्ट्र के बड़े नेता होते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, जेल जाने तक की नौबत आ गई। उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाता हूं, बीजेपी में चले गए, मुकदमे बंद हो गए। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? जो भी भ्रष्टाचार करता है, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनको वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं और मुकदमे बंद हो जाते हैं। जब आपने लेकिन इसके पहले राघव बात की कि लगातार मामले जो हैं ईडी सीबीआई के रेड के वो बड़े हैं, तो सरकार ये कहती है कि उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, तो इसलिए इतनी ज्यादा कहीं पे भी भ्रष्टाचार होगा तो वहां पे रेड होगी, वहां पे जांच पड़ताल होगी, तो शायद इसलिए कितने लोगों को तो कितने लोगों को सजा हो गई जी। आप जब मुकदमा दर्ज करते हैं, अभी तो हिंदुस्तान के अंदर एक प्री ट्रायल जेल का एक फैशन चल रहा है, यानी कि अभी जो भी लोग जेल में हैं, इनके ऊपर मात्र आरोप हैं, मात्र कुछ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हाँ। ये अभियुक्त हैं, ये दोषी नहीं कराए गए हैं कोर्ट ऑफ लॉ दो। जी, ईडी सीबीआई और गवर्नर्स के लिए भी इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वो गवर्नर्स किस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2013 में भी आपको भी याद होगा कि कोयला घोटाला हुआ था, जो कोलगेट स्कैम, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सीबीआई कैसे एक पिंजरे में बंद तोता है, केज्ड पैरट है, तो ये उस वक्त भी हो रहा था। सीबीआई बहुत ज्यादा काम करती थी, जो भी चुनी हुई सरकार थी, जो भी शासन में था उसके लिए। तो सीबीआई का क्या स्वरूप बदला है अब कि अभी ही काम कर रही है क्या सिर्फ सरकार के इशारे पे? मान लीजिए कि केंद्र सरकार का हथियार या टूल बनी हुई है तो भी। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गवर्नेंस का दुरुपयोग भी हुआ। आप देख रहे हैं पिछले बीते दिनों में कैसे तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर केरल तक, केरल से लेकर पंजाब और दिल्ली तक गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को ना चलने दें, सारा समय इसी चीज पर बिताते हैं, कैसे सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जाए। और आज आप देखते हैं कि कितनी सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेता ये लोग खरीद के ले गए, किसी की तो सत्ताधारी पार्टी को ही तोड़ के ले गए। हमारे सामने उदाहरण है शिवसेना का। गवर्नर्स का संवैधानिक ऑफिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो, एजेंसीज हो, इन सारी चीजों का मिसयूज और अब्यूज इस सरकार के दौरान हो रहा है, जो आज चरम पर है। मुझे याद आता है नगमा जी 1970 का दशक, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी एक कानून लाई थी, मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि भारत देश की सुरक्षा, अंदरूनी सुरक्षा खतरे में है, उसकी आड़ में तमाम विपक्षी नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ,
कोर्ट में नहीं गए, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई कन्विक्शन नहीं हुई, बस पकड़ पकड़ के जेल में बंद करो विपक्ष के नेताओं को। आज के दौर में मीसा कानून तो चला गया, लेकिन ईडी सीबीआई आ गई है। उस ईडी सीबीआई का प्रयोग कर ये हो रहा है विपक्ष के नेताओं के साथ। मीसा कानून की याद दिला रहा है आपको, ये आप कह रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई के समय कार्रवाई हो रही है। मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो चिट्ठी लिखी है विपक्ष ने इकट्ठा होकर, उसमें कांग्रेस नहीं है, तो जो विपक्षी एकता है, क्या वो विपक्ष एकजुट है? कांग्रेस इसमें क्यों नहीं है? क्या उम्मीद है इस चिट्ठी से आप लोगों को? उम्मीद बस इतनी सी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाया जाए कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप लोकतंत्र की नींव ही हिला रहे हैं। अगर इस देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं, तमाम विपक्ष के नेता जेल में भर्ती हो जाएंगे और एक ही पार्टी रहेगी, तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाते हैं, अगर आप चुनावी रण के मैदान में नहीं हरा पाते हैं, वो आपके इतने बाहुबल और पैसे के प्रयोग के बाद भी इलेक्शन जीत जाती हैं, तो इलेक्शन के बाद उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो, सरकारें गिर जाएंगी, पार्टियां चलनी रुक जाएंगी। ये तो बड़ा सरल सा है ना जी। आप पे अगर वो किसी प्रकार की चुनावी रणनीति लागू कर आपको फेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राघव चड्ढा, ऑपोजिशन यूनिटी कहां है इस समय? 8 दल साथ आए हैं। एक तरह से इसको हम देखें कि ये एकजुट हो रही है विपक्ष जो है आगे के लिए भी, लेकिन वो कांग्रेस के बगैर है ये विपक्ष। खाली विपक्ष के एकजुट होने से बात नहीं बनती है नगमा जी। देश के करोड़ों लोगों को देश के 135 करोड़ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और वो लोग एकजुट हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हो रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हो रहे हैं इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का ये लक्ष्य अवश्य है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी के आसपास जितने उनके विश्वसनीय साथी हैं, सबको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। सदियों दुश्मन रही है बीजेपी हमारी, फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटती, क्योंकि लोगों का साथ है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है। और प्रहार होंगे, और पर्चे होंगे, और एफआईआर होगी, और मुकदमे होंगे। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी ऊपर जाएगी, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये मुकदमे, अरेस्ट, ये रेडें, ये बढ़ती जाएंगी। हम तैयार हैं। हम सड़क से संसद तक की लड़ाई, सड़क पे हमने लाठियां खाकर इस पार्टी को खड़ा किया, आंदोलन से निकली पार्टी है। हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। जी। तो राघव, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष की एकजुटता से काम नहीं चलेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये आपका कहना है। पर यह भी बड़ा सवाल है कि विपक्ष क्या एकजुट हो रही है अगर 8 विपक्षी पार्टियां चिट्ठी लिखती हैं प्रधानमंत्री को। धन्यवाद आपका राघव चड्ढा से बात करने के लिए। आठ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। गवर्नर यानी राज्यपालों के कार्य की शैली जो है उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, सुब्रत पाठक सांसद हैं बीजेपी से, और हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार। सुब्रत जी, इससे पहले हमने अभिषेक मनु सिंघवी से बात की, मनीष सिसोदिया के काउंसिल हैं और साथ साथ वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राघव चड्ढा से बात की। एक आवाज आ रही है कि बीजेपी के राज में 2014 के बाद से लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जिस गुना हो रहा है वो बहुत बढ़ गया है। पहले भी केश पैरेट कहा गया सीबीआई को और सरकारें इस्तेमाल करती रहीं, लेकिन अब जितने ज्यादा रेड्स हुए हैं लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम है इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुब्रत पाठक, देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि एजेंसियों का दुरुपयोग तो कांग्रेस करती थी, ये सर्वविदित है। और दूसरी बात, रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब देश की जनता ने जनादेश दिया तो उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अपने भाषण में कहा था कि न तो मैं खाऊंगा और न मैं खाने दूंगा।
और फिर उसके बाद में आज जिस प्रकार से जो बिल्कुल आपने सही कहा, इसी के लिए आपने सही कहा, मैंने भी सवाल पूछा था कि शायद भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसलिए रेट ज्यादा हो रहे हैं, कई गुना ज्यादा हो रहे हैं। तो लेकिन इसमें भाजपा की वॉशिंग मशीन का सवाल आता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला देख लीजिए, तमाम ऐसे नेता हैं, जैसे ही वो बीजेपी भी जाते हैं क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है फिर? नहीं, देखो आप हेमंत दा की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हेमंत दा एक लोकप्रिय नेता है। नहीं, और जिस प्रकार से पूर्वोत्तर में हेमंत दा के ऊपर मैंने समझता कि इस तरीके की कोई वो तो चूंकि कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस तो आप जानते हैं कि कांग्रेस तो किस प्रकार तो वो कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्ट थे, लेकिन अभी वो भ्रष्ट नहीं है चूंकि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो कांग्रेस में जो है उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, और जो कुछ भी हो सकता है उनके ऊपर कोई षड्यंत्र हुआ हो। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं तो अभी जो मनीष सिसोदिया पे हो रहा है वो भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि षड्यंत्र है। मनीष सिसोदिया का एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बिक रही थी दिल्ली में, आपने नहीं देखा था क्या किस प्रकार का खेल था? फिर तुरंत किस प्रकार से उस नीति को वापस ले लिया गया, आपने नहीं देखा था क्या? ये 100 मोबाइल फोन आईफोन बदले गए, आपने नहीं देखा क्या? तो कुल मिलाकर देखो ये लोग तो अब वही बात, ये जो फंस जाता है, हम तो साहब भाजपा का विरोध कर रहे थे इसलिए हमको फंसा दिया गया। तो ये तो सब एक बातें हैं। कुल मिलाकर जो भी गलत करेगा, आपने देखा होगा कि अभी जिस प्रकार से कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में भी हमारी सरकार है। अगर एजेंसियां अगर हमारे काबू में होती तो फिर हमारे आदमी क्या? तो फिर क्यों सवाल उठा रही है विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आजम खान हो। एक मिनट सर, एक मिनट, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, आपने सुना इनका तर्क कि ऐसा नहीं है, अगर भ्रष्टाचार होगा तो जीरो भ्रष्टाचार पॉलिसी है इसलिए ये सब हो रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा की तो बात ही नहीं करनी, लोकप्रिय नेता हैं। भुवन जोशी भास्कर, चितरंजन गगन, आप दोनों से रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं नगमा जी, 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है, ये लगातार इनके 3 काम बचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करना, सरकारों को गिराना चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से, और सरकारों को बनाना, ये 3 कामों में ये लग गई है। अभी मेरे साथी बोल रहे थे, पाठक साहब बोल रहे थे कि आज इनकी चर्चा भी ना करें। हाँ, आप बिल्कुल चर्चा मत करिए नगवा जी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि गंगा जल इनके पास है, वो गंगा जल इन्होंने छड़क दिया और वो होली हो गए, पवित्र हो गए, पूरा देश देखता है। नारायण राणे की चर्चा मत करिए, शुभेंदु अधिकारी की चर्चा मत करिए, मुकुल रॉय की चर्चा मत करिए, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, वो साफ हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज क्या दिक्कत हो रही है। विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, विपक्ष के जो उप मुख्यमंत्री है वहां पर आम आदमी पार्टी के, वो तो जेल में है, क्योंकि उनके घर में कोई पैसा नहीं मिला है, उनके जो पैतृक गांव है वहां कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन इनके एमएलए के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं कर्नाटक में, वो गिरफ्तार नहीं होता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैं इसके साथ साथ बता चितरंजन गगन, आपसे भी टिप्पणी चाहूंगी। क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह चिट्ठी लिखी गई है, हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी नेता ये झेल रहे हैं और जहां जहां सरकार दूसरी पार्टी की है वहां सरकार नहीं चलाने दे रही भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा। जी नहीं, नगमा जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, यह सच्चाई है, यह हकीकत है। आप देख लीजिए, जो भी इनका विरोध करता है उसके यहाँ जो है तो सीबीआई, आईटी, ईडी छापा मारना शुरू कर देती है। और जैसा अभी किस ढंग से पाठक जी कह रहे थे, बड़ी हमको हंसी आ रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा लोकप्रिय नेता हैं साहब, बिहार में तो आपने आरजेडी को शुरू से कभी सीबीआई कभी कुछ का छापा मरवाते रहे, और उसके बावजूद भी आज भी बिहार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे ज्यादा उसके विधायक जीते हुए हैं। तो आप लोकप्रियता किस पैमाने पर, आपको क्या पैमाना आपका है? अगर लोकप्रियता पैमाना है तो जो है सो निश्चित रूप से राजद के खिलाफ में आप अब देख लीजिए नगमा जी, 2009 में लालू जी रेल मंत्री से हटे, उसके बाद 14 में इनकी सरकार बनी, कभी कुछ नहीं हुआ। 17 में जब महागठबंधन की सरकार जब यहाँ पे बन गई बिहार में, जनता दल के साथ जब आरजेडी का अलायंस हो गया,
तो जो सो इन्होंने जो सो 9 का जब मंत्री थे, रेल मंत्री तो आदरणीय लालू ठीक है जी जी, उस समय का FIR दर्ज होता है। हाँ। फिर उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। फिर जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर उस पर चार्जशीट लेकिन दाखिल कुल होता मिला के ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि एक चीज नगमा जी, अब तक लालू जी के आवास पर एक बार नहीं 4 बार छापामारी हुआ, मिला कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बावजूद भी जिस समय तेजस्वी जी की कोई भूमिका नहीं थी, वे एक विद्यार्थी थे और उस समय के मामला में उनको जो है सो अभियुक्त आप बना देते हैं। और जो इनके यहाँ चला जाता है, चाहे मुकुल राय हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जो पंडित सुखराम के यहाँ बिछावन के नीचे से करोड़ों रुपया निकला, इनके यहाँ चले गए, वह जो वॉशिंग मशीन में धुला गए। तो यह स्थिति है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एकदम पाक साफ है, मतलब इनके यहाँ चले जाइए, इनके यहाँ चले जाइए। बीजेपी एक बड़ी वॉशिंग मशीन है और आप ये कह रहे हैं कि आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि विपक्ष के नेताओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हेमंत अत्री जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब आप ये देखते हैं तो क्या मतलब निकलता है फिर? ये कहीं ये अगर हो भी रहा हो तो मतलब क्या है कि विपक्ष की सरकार जहां जहां है वहां तो काम हो नहीं पाएगा। जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वहां पे सरकार चलने ही नहीं दे रही। अगर आप चुनाव में हारते हैं और दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो वो शर्तियां गिरेगी कुछ दिनों के बाद। तो ऐसे में किस तरह से, मतलब ये सिर्फ शिकायत करके होगा क्या विपक्ष एकजुट होगी इस पे? जैसी चिट्ठी हमने आज देखी एक, उसमें 8 विपक्षी दल हैं अभी तो क्या विपक्षी एकता की ओर बढ़ रहे हैं लोग? नहीं नगमा जी, इस चिट्ठी से जो आज चिट्ठी लिखी गई है इसमें बड़ी कई रोचक चीजें और इसमें कुछ तथ्य भी हैं जो गंभीर है। एक तो 9 साल के मोदी जी के शासनकाल जो पूरा होने जा रहा है उसमें विपक्ष की तरफ से पहली बार ऐसी एकजुट होकर के चिट्ठी लिखने की कोशिश की गई। पहली चिट्ठी है ये। हालांकि ये जो कुछ घटनाक्रम है ये नया नहीं है, ये लगातार 9 साल से ही चल रहा था। ये अब क्यों हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अंदर चले गए हैं और बहुत सारे लोगों पर तलवार लटक रही। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो इस चिट्ठी से चिंतित नहीं होंगे, वो इस चिट्ठी से खुश होंगे। आप उसमें क्या है कि देखिए, ना उस चिट्ठी में कांग्रेस है जिसके पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ वोट थे, ना इस चिट्ठी में मायावती जी है, ना इस चिट्ठी के अंदर अपने स्टालिन है, ना इसमें हेमंत सोरेन है। बहुत सारे लोग जो अपने अपने एरियाज के शत्रप हैं वो इस चिट्ठी में नहीं है एकजुट विपक्ष के नाम पे, जैसा आपने कहा। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी को चाहिए क्या? बीजेपी को एक बिखरा हुआ विपक्षी तो चाहिए, और वो काम ये विपक्षी अपने अंतर्द्वंदों के चलते खुद ही कर रहे हैं। जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे? तब जब लालू जी के बाद बात आई थी, जब अखिलेश जी पे बात आई थी, जब मुलायम सिंह जी की बात आई थी, जब तमाम लोगों की बात आई थी, तब कहां थे अखिलेश, अपने आम आदमी पार्टी? नहीं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की बात जब आई है तो सब लोग साथ आए, पर इसमें कांग्रेस कहां है? नहीं, उसमें वही तो मैं आपको वही बात पे मैं आ रहा हूं कि मोदी जी इस बात से खुश क्यों होंगे कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो इस चिट्ठी के सिग्नेचरकर्ताओं में नहीं है, और यही उनके लिए अच्छी बात है कि जितना विपक्ष बटा हुआ हो। पर फिर तो हेमंत जी, सवाल ये भी है ना कि वो प्रमुख विपक्षी पार्टी बन भी रही है भी कि नहीं? क्या उसकी उतनी क्षमता बची है? कोई भी उनको मानने को तैयार है क्या? प्रमुख विपक्षी पार्टी, अलग अलग रीजनल पार्टीज जो हैं वो मजबूत होती दिख रही हैं। नगमा जी, कोई भी माने या ना माने उसका सवाल नहीं है, तो आंकड़े और तथ्यों की बात है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ऐतिहासिक तौर पर आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन था, ये तो सारा देश मानता है। राज्यों में सिमट चुकी है वो। उनकी लगभग 12 करोड़ वोट थी, 12 करोड़ वोट थी उनकी। और जो ये 8 पार्टियों ने जो चिट्ठी लिखी है उन सारों की मिला के भी 8 करोड़ वोट नहीं थी, ये 12 करोड़ नहीं थी। तो ये बात नहीं, पर समस्या वही आती है कि जो अपना अहम है, इनका अहंकार है, वहां टकराव है बड़े नेताओं में और कोई किसी को मानता नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं हेमंत अत्री जी, वापस आऊंगी आपके इसी जवाब के साथ, बात आगे बढ़ाऊंगी इस ब्रेक के बाद।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, उसी बहाने 8 विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं और प्रधानमंत्री मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पे सवाल उठाया है कि क्या इससे सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, साथ ही चित्रंजन गगन भी है, हेमंत अत्री भी मौजूद है। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, क्या एकजुटता बढ़ रही है विपक्ष की और 2024 के लिए ये एकजुटता की तरफ हम अग्रसर हैं, ये कह सकते हैं आप? नगमा जी, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, देखिए 39% वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस देश में 39% वोट उनको पड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूं विपक्ष का 61% है। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जिन राज्यों में भूमिका जिसकी जैसी है, अगर इस दिशा में विपक्ष काम करेगा, और माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा है कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे आगे दिखाई देगी। जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बस एक बात, बस समय कम है सर, से मैं सबसे एक टिप्पणी इस पे चाहूंगी। जी बोलिए बोलिए। चित्रंजन गगन, आपको क्या लग रहा है, क्या विपक्ष एक साथ हो पाएगा? वो जो 61% वोट की बात है, वो एकजुट उसको साधना जो है ये भी मुश्किल है, क्योंकि काफी टकराव है अलग अलग जगह। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, पर आप देखिए कि कांग्रेस टीएमसी है, कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की पार्टी है, अलग अलग जगहों पर ये टकराव है और कोई एक नेता जिसके साथ सब काम कर सकें वो दिखता नहीं है। देखिए नगमा जी, परिस्थितियां जो है सो मजबूर कर देती हैं एक साथ आने के लिए, और कोई पहली बात नहीं है। भाजपा खुशफहमी में, गलतफहमी में पड़ी हुई है जी। देखिए पहले भी हुआ है। 1967 का आप जब याद कीजिएगा तो उस समय लेफ्ट पार्टी और जनसंघ, जो उस समय तत्काल जनसंघ था, जो कट्टर एक दूसरे के सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहा है, वो एहसास आ चुकी है। ठीक है, त्रिपुरा में भी आप देखिए कि त्रिपुरा में अभी लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है। तो इसलिए अभी जो मामला है तो वह कांग्रेस। ठीक है, हमारे पास समय कम है चुके, इसलिए मैं अब आखिरी हिस्से में हेमंत अत्री जी से पूछना चाहूंगी। हेमंत अत्री जी, एक अग्रसर है विपक्षी एकता की तरफ, आप ये मानते हैं? और क्या आपको लग रहा है कि हाँ नहीं नगमा जी, जो ये आज का घटनाक्रम है, ये विपक्षी एकता को और ज्यादा बिखेरने वाला काम करेगा। और 2-3 चीजें बड़ी साफ है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस, इन 3 पार्टियां जिस प्लेटफॉर्म पे होंगी उस पर पार्टी वो नहीं जाएगी। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है नगमा जी, जो ये आज पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनमें से कोई भी पार्टी दूसरी स्टेट में एक दूसरे की मदद करने की स्थिति में पॉलिटिकली नहीं है। और वही चीज मोदी जी को सूट करती है, और इसीलिए वो पहले से ज्यादा खुश होंगे कि कांग्रेस इस प्लेटफॉर्म से अलग है, मायावती अलग है, स्टालिन अलग है, नीतीश अलग है और महबूबा मुफ्ती भी अलग है। तो ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है आज की तारीख में, इसमें जो 2-3 जो इसमें पॉइंट्स है ना, जो जिस तरीके से आप मुझे बताइए कि लालू यादव के साथ ऑलरेडी कांग्रेस अलायंस में है, उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस ऑलरेडी अलायंस में, वो अलग बड़ी हो जाएगी। तो ये एक पोस्चरिंग है, और ये जो मेन विपक्षी एकता है उसके इत्र है ये चीज। ठीक है, एकता का स्वरूप वहीं बनेगा जहां कांग्रेस होगी, वहीं पर विपक्ष एकजुट हो पाएगी। अभी भी आपको लग रहा है क्योंकि बगैर कांग्रेस के विपक्ष एकजुट हो ये मुमकिन नहीं लगता है आपको? बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास, एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो हम लोग में आज हमने सवाल उठाया उस 8 विपक्षी दलों की चिट्ठी पे जो प्रधानमंत्री को लिखी गई है, और इसमें कहा गया है कि विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गए हैं। तो सवाल ये है कि अगर विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जा रहा है इन जांच एजेंसियों के द्वारा, तो क्या विपक्ष इसके बाद एकजुट हो पाएगा इसके खिलाफ? हम लोग में आज इतना ही। नमस्कार।